Hi guys, welcome back. My name is CS Shantru Mandari. Welcome you all to the particular subject which is called as insolvency and this is CS Professional New Syllabus Open Book Group 3 और आज हम बात चैप्टर 4 के बारे में कर रहे हैं. So this is the part number 2 and the name of the chapter is insolvency resolution of the corporate person. तो देखिए पहले के पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने बात करी कि कैसे जो एक कंपनी है उसके खिलाफ अगर अब इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, जो कार्रवाई है वो स्टार्ट करनी है, वो कैसे करी जा सकती है. तो उस दौरान हमने समझा अलग अलग टर्म्स यूज करे गए. ये ठीक है कि वो टर्म्स के बारे में वो चीज़ों के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी. लाइक प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 3 के काफ़ी सारे पार्ट्स बनाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा चैप्टर था वो. तो वहाँ पे हमने बात करी जैसे कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना, सीओसी एक्सेट्रा. तो वो सब हमने देखा प्रीवियस पार्ट में. साथ साथ हमने ये समझने की कोशिश करी कि क्या ऐसे कोई लोग हैं जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है, अगर फिर से याद दिला दूं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हर वो इंसान है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, जो कि कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस उस तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहता है. तो ये सारी बात हमारी पार्ट 1 में हुई थी. अब जब पार्ट 2 की हम शुरुआत कर रहे हैं तो जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से आज इस बात को आगे बढ़ाएंगे. आई थिंक मैं ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आज मुझे आपसे बात शुरू करनी है. सो मैं इससे पहले कुछ भी पढ़ूं और समझाऊं और उसके बाद हम आगे बढ़ें, मैं इन जनरल आपसे एक बार डिस्कशन करना चाहूँगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है. ये हम पढ़ेंगे, जेट एयरवेज का ऑफिशियल लेटर हेड पे है, तो ये भी हम समझेंगे यहाँ पे क्या है. ये तो आप जानते हैं, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये ओपन बुक केस स्टडी और काफ़ी सारी चीज़ों का रेफरेंस लेता हूँ. तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि आपने बुक से देख के इस पेपर में नहीं लिखना है. यही चीज़ मैं आईपीआर में कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो एससी ओपन बुक में एक और पेपर है, अब ये सेकंड मैंने स्टार्ट किया है. तो हमेशा मैं यही कहता हूँ और इवन सेम गोज विद द एमडीसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज. सो ये आपने ध्यान रखना है कि बुक से देख के आपने नहीं लिखना है, इसको नॉर्मल ही पेपर आप मानिए और जैसे नॉर्मली आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं वैसे ही लिखिए. और मेरी बातें यहाँ पे खासकर जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज किसी भी बुक में सीएस प्रोफेशनल की एग्जांपल्स नहीं दे रखे हैं. मेरे किसी भी लेक्चर में ऐसा नहीं होता कि मैं एग्जांपल ना दूं, मैं हर बात में एग्जांपल से ही चीज़ शुरू करता हूँ. तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. अच्छा, अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम समझें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे. देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली एक बुलावा है या यूं कह दीजिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक नोटिस है जो लोगों को दिया जा रहा है कि जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कौन इशू कर रहा है, बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, जो कॉर्पोरेट डेटा के रिवाइवल का काम कर रहा है अलॉन्ग विद द सीओसी. सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक नोटिस इशू करेगा और उसको ईओआई का नाम दिया जाएगा और उस ईओआई में ये मेंशन किया जाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके ये नाम है, कॉर्पोरेट डेटर है ये, और इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का जो मुकदमा है, इंसॉल्वेंसी का जो केस है वो एनसीएलटी में इस तारीख को स्टार्ट हो चुका है. और अब इस कंपनी के रिवाइवल के लिए हम लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो इस डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकता है और उनको देन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो बात हम कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और कुछ नहीं है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटा के बारे में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो प्रोवाइड करी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कॉल या डिसीजन ले सकता है कि वो आगे प्रोसेस करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बात करी गई है. आइए अब इसी को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. तो ये पहले एक लेटर हेड समझते हैं जो लिखा है टू whomsoever it may concern, यानी जनरली ये दिया जा रहा है जेट एयरवेज को लेके. The invitation for the expression of interest in the ongoing corporate insolvency resolution process of Jet Airways released by the resolution professional on 20th July 2019 has specified the deadline for the EOI expression of interest from interested resolution applicant to 3rd August. यानी उनका ये कहना है कि पहले ही इस लेटर से पहले कुछ, ये तो 3 अगस्त का लेटर है, जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप डेट देख सकते हैं.
और बताया जा रहा है इससे पहले 20 जुलाई 2019 को एक EOI इशू किया गया था, जिसमें कंसर्न जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे कहा गया था वो सामने आए और अपना जो भी प्लान है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के नाते रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करें। On the basis of the request received from prima facie creditable interested resolution applicant for some additional time, the deadline for the submission of the EOI is being provisionally extended, subject to the formal ratification by the COC. The proposed extension is to ensure that the objective of the IBC are achieved and we are able to maximize the value of the assets of the corporate debtor and achieve a better outcome for all stakeholders in the fast track process. तो ऑल इन ऑल अगर मैं इसको नटशेल में समझाऊं, वैसे लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट तो नहीं है यहाँ पे जो लिखी गई है, बट फिर भी बताया जा रहा है कि पहले 20 जुलाई को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था और कहा गया था उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो 20 जुलाई को निकाला गया है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो 3 अगस्त तक अपना रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करें। बट 3 अगस्त को फिर से ये चिट्ठी निकाली गई जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों की तरफ से हमसे ऐसा कहा जा रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टेड लोग लग रहे हैं इस जेट एयरवेज की डील में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए। उनका कहना है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाए, तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा इस प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है। और अब ये चीज़ जो पहले 3 अगस्त तक थी, इसकी आखिरी डेट आखिरी एकदम पैराग्राफ में आप देख सकते हैं 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी लोग और भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा भी है और हम खुद भी ये जानते हैं कि बात जल्दी की नहीं है। बात इसकी है कि एक तो कोर्ट की जो स्पिरिट है 180 डेज वाली, या अगर फास्ट ट्रैक है तो 90 डेज वाली जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये इस बात से कंसर्न है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके एसेट्स को बेच के मैक्सिमम रियलाइजेशन, तो बस वही है कि कॉर्पोरेट डेटर को बेचने के बाद ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। और इसके लिए अगर हम 2 या 3 या 4 दिन, आप देखिए अगर एक्सटेंशन हो भी रहा है तो 7 डेज का है, ऑलमोस्ट अ वीक टाइम है। तो अगर उतना एक्सटेंशन हमने कर भी लिया तो और उसकी वजह से अगर उसका इफेक्ट ये हुआ कि कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स बेच के ज़्यादा पैसा मिल पाए, जिससे कि ज़्यादा क्रेडिटर्स की जो डेट है वो सेटिस्फाई हो पाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आई थिंक उसी लिए ये एक एक्सेप्शनल केस के तौर पे समझाया गया है कि ऐसा भी किया जा सकता है। बट ऑल इन ऑल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक जरिया है जिससे कि आप लोगों से कहते हैं कि वो सामने आए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो सामने आए और इस प्लान में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, कॉर्पोरेट डेटर को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाएं। द फील्ड ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लिखा है EOI आर इनवाइटेड। EOI समझ गए ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और कंसोर्टियम ऑफ द इन्वेस्टर्स मीटिंग द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान for the corporate debtor undergoing corporate insolvency process or fast track insolvency process under the provision of the code. The EOI एक बार पढ़ के बात करूंगा, ऐसे समझा तो चुका ही हूँ बट एक बार फिर बता दूंगा। The EOI is issued by the resolution professional on behalf of the COC in the form of the public advertisement, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था। The document prescribes the last date for the receipt of EOI from the potential investors or bidder. देखिए जो मैंने आपसे कहा कि जो भी इंटरेस्टेड है वो सामने आ सकते हैं। अब वो कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि पहली लाइन में लिखा है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मैंने आपसे पहले भी कहा था, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हो सकता है मिल के उस चीज़ के लिए बिड करें। बिकॉज अब जैसे जेट एयरवेज है या कोई बड़ी कंपनी है, तो ये शायद इस एक प्लान बनाना, रेजोल्यूशन प्लान बनाना या इतना पैसा लाना कि जेट एयरवेज को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए, हो सकता है किसी एक कंपनी के हाथ में या बस में ना हो। तो मनाही नहीं है, आप एक भी इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और अगर किसी और के साथ चाहें तो भी वो कर सकते हैं। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनको डिसाइड करना है। अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि क्या, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम ये माने कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सामने आ रहे हैं, यहाँ पे बिडर्स का नाम भी उन्हें कहा गया है, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सामने आ रहे हैं वो जो भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, क्या वो खरीद ही लेंगे, क्या वो इसके अंदर 100% इंटरेस्टेड हैं? अगर हम ये कहें कि क्या वो खरीद लेंगे, द आंसर इज नो। बिकॉज अभी तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, मतलब हम देख सकते हैं इस चीज़ को, आप भूलिए मत, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात कही है
जब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना हाँ बोलेगा तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, याद है जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटा की डिटेल्स है, उसको एग्जामिन करा जाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की तरफ से, फिर कहीं जाके बात आगे बढ़ सकती है। तो और इवन मैं अगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के पॉइंट को बाईपास भी कर दूं तो मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ अभी बातचीत चल रही है, देयर इज नथिंग फाइनलाइज एट दिस स्टेज। ये तो समय आने पे पता चलेगा कि क्या हो पाएगा क्या नहीं। सो इट इज लाइक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पोटेंशियल, यानी हो सकता है जो लोग रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं उनमें से कोई ये बात कॉर्पोरेट डेटा के रिवाइवल की बात जो है वो एक्सेप्ट कर ले और इसको मान ले और पैसा दे दे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसने भी इंटरेस्ट दिखाया है वो खरीद ही लेगा या पैसा इन्वेस्ट कर ही देगा। मैंडेटरी कंटेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, क्या क्या चीजें एक रेजोल्यूशन प्लान में जनरली आप देखेंगे। रेगुलेशन 38 ऑफ द IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 लिस्ट डाउन द मैंडेटरी कंटेंट ऑफ द प्लान। सबसे पहला, द अमाउंट पेबल अंडर रेजोल्यूशन प्लान to the operational creditors shall be paid over priority of the financial creditors. To the financial creditors who have the right to vote under subsection 2 of section 21 and did not vote in the favor of the resolution plan shall be paid in priority over financial creditors who voted in the favor of the plan. तो देखिए रेजोल्यूशन प्लान क्या है, एक कंपनी को उसकी सिचुएशन से बाहर निकालने का रास्ता है। और मैं ये कह दूं कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे कंपनी ने देने हैं उनके पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और अगर कोई चेंज है टर्म्स के अंदर तो वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में रेजोल्यूशन प्लान में बातचीत या एक तरीके से लीगल जो राइटिंग है उस तौर पे लिखा जाता है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के जो पैसे हैं वो प्रायोरिटी के तौर पे मिलेंगे। फिर आप जानते हैं कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान जो है अगर अप्रूव किया जाएगा, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो पहले 75% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए होता था, बट अभी उसको रिड्यूस करके 66% कर दिया गया है। तो मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, 7 लोगों ने अप्रूव कर दिया और 3 लोगों ने अप्रूव नहीं किया। सो आउट ऑफ 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स 7 ने अप्रूव कर दिया और 3 ने नहीं किया। सो ऑल इन ऑल 70% लोगों ने हाँ बोल दिया, तो वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। बट 3 ने नहीं किया, जो 3 लोग हैं उन्होंने नहीं किया, तो वो कहते हैं जो उनका पैसा है वो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, जैसे अगर अप्रूव भी कर दिया जाएगा COC की तरफ से और आगे भी NCLT पे भी जाएगा ये, उसके बाद इसको काफी समय लगेगा जब ये इम्प्लीमेंट होगा, फिर इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और पता चलेगा कि रेजोल्यूशन प्लान में जो चीजें कही गई हैं क्या प्रैक्टिकली सच में उसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है या सिर्फ वो कहने की बातें थी। क्योंकि ऐसा भी हम देखेंगे आने वाले समय के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में कि रेजोल्यूशन प्लान जब बनाया गया तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई, बट जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आई तो वो बातें कहीं पता नहीं कहाँ चली गई, जीरो हो गई, कुछ नहीं, सिर्फ कहने के लिए सब कुछ था, कागजों पे सब कुछ है, बट इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे शायद कुछ भी नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि जो 7 लोग मान गए हैं चलो ठीक है, वो फिलहाल तो मान गए, जो 3 नहीं मान रहे उनके आप पैसे दे दीजिए, उन क्रेडिटर्स के आप पैसे दे दीजिए जिससे कि वो इससे निकल जाएं, और डेफिनेटली जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अप्रूव किया है फिर उनका जो पैसा है वो रेजोल्यूशन प्लान के बेसिस पे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं वो क्लैरिफाई होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये सब कुछ जो है वो क्लैरिफाई करने की बात करी जा रही है। द लॉजिक मेरे हिसाब से 75% को अगर हम रिड्यूस करके 66% पे लाएं फॉर मेजॉरिटी थिंग्स अंडर IBC, द रीजन बीइंग कि इसको हमें इजी बनाना है। अगर आप 75% की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जनरली आप जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन को समझते हैं उसकी बात आप कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और फिर यही वजह थी, आपने देखा प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बात करी कि कैसे IBC जब आया तब तो केस बहुत जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो रहे थे, बट फिर उसके अंदर एक लैग सा दिखा, यानी फिर वो इतना कामयाब होते हुए नहीं दिखा। और उसकी सिर्फ एक वजह यही नहीं है कि 75 से 66 कर दिया तो सब सही हो जाएगा, और भी बहुत सारी वजह हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो आई थिंक ये काम इसीलिए किया गया जिससे कि IBC को एक तरीके से पावर दी जा सके कि जिस लिए वो बनाया गया वो अपने आप को प्रूव कर सके, बिकॉज इसके बाद और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। इतनी जल्दी जल्दी लॉ तो इंडिया में बदलते नहीं है, अगर बदलता होता तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बदल जाना चाहिए था 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कब का बदल जाना चाहिए था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट आप ले लीजिए। तो 90 साल और 100-150 साल पुराने लॉ चल रहे हैं, तो अब इसको अभी तो हम लेके ही आए हैं और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी इतने हो रहे हैं,
द रीजन बीइंग कि इसको हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। उसके बाद और क्या रेजोल्यूशन प्लान में चीजें हो सकती हैं, देखिए रेजोल्यूशन प्लान शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट एज टू हाउ it has dealt with the interest of all stakeholders including financial creditors, operational creditors of the corporate debtor. A resolution plan shall include a statement giving details if the resolution applicant or any of the related party fails to implement the plan. तो अब बात करते हैं दोनों पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, पूरा डिटेल में कहना, देखिए आप खुद सोचिए कि रेजोल्यूशन प्लान के अलावा और कोई तरीका नहीं होगा अपनी बात को जस्टिफाई करने का, और ये आखिरी मौका होगा कि हम अपनी बात रख सकें, बिकॉज जो ओरली बात कही जाती है इन दी कोड ऑफ लॉ स्पेशली, तो उसकी कोई वैल्यू खास होती नहीं है। ये आप जानते हैं कि ओरल एविडेंस जो है वो सबसे वीक एविडेंस कंसिडर किया जाता है। हो सकता है बातचीत के दौरान रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने बहुत सारी बातें कही हो, बट जब रेजोल्यूशन प्लान बनाया तो वो आधा अधूरा है, बड़ा वीक है, बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स पे उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कोशिश करें कि ऐसा ना हो, जो रेजोल्यूशन प्लान हो वो इतना कॉम्पैक्ट हो कि वो हर तरीके के क्रेडिटर के इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखे, चाहे फाइनेंशियल हो तो चाहे फिर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। और फिर उसके अंदर ये भी लिखा जाए कि अगर किसी भी वजह से ये जो रेजोल्यूशन प्लान है इसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाता, तब कैसे क्या होगा और कब माना जाएगा ये कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अब फेल हो रहा है। मतलब कोई साइंस हमें मिलेंगे इस बात के कि कितनी बार डिफॉल्ट हो। जैसे आप देखिए बैंक में फॉर एग्जांपल किसी ने बैंक से लोन लिया है, पैसा उसका वापस देना है, अब वो कार है, घर है, एक्स है, वाई जेड जो भी है, तो एक बार डिफॉल्ट होने के बाद या 2 बार डिफॉल्ट होने के बाद मैं नहीं मानता कि बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है। जरूर वो स्टेप अब थोड़े और स्ट्रांग उठा सकता है जब एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बार हुई, बट वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बेचेगा, वो बेचना भी नहीं चाहता अगर मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने का मतलब है झंझट, पहले वो ऐड दे, फिर लोगों को ढूंढे, फिर डीलिंग कराए और सब कुछ है, तो वो नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि आप ही अपना जो भी सही है हिसाब उसी के बेसिस पे चले। तो हम कब यहाँ पे मानेंगे कि आप रेजोल्यूशन प्लान जो था वो खत्म हो चुका है, वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है या फेलियर हो चुका है, कब मानेंगे, कितने डिफॉल्ट होने के बाद मानेंगे, ये सब चीजें क्लैरिटी के तौर पे लिखी जानी चाहिए, बातों से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। A resolution plan shall provide the term of the plan implementation schedule, the management and the control of the business of the corporate debtor during the term, advocate means for supervising implementation। सब बातें होनी चाहिए कि कैसे जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मे बी ऐसे हो सकता है कि रेजोल्यूशन प्लान 3 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होगा, या द मैटर ऑफ फैक्ट 2 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट होगा, जो भी है वो क्लियरली यहाँ पे लिखने को रहेगा। और साथ साथ ये भी हमें समझना होगा कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है रेजोल्यूशन प्लान का, या यूं कह दीजिए जो कॉर्पोरेट डेटर है, जब ये रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट हो गया तो कॉर्पोरेट डेटर जो है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा, क्या उसका डे टू डे मैनेजमेंट जो है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के हाथ में रहेगा, या जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वही मैनेज करेगा कॉर्पोरेट डेटर को, क्या होगा इसके बारे में। अब देखिए जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है, और भले इसके बारे में हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बनी भी हो, बट आप जानते हैं इम्प्लाइड चीजों के बेसिस पे लॉ नहीं लड़ा जा सकता है, लॉ को नहीं समझा जा सकता। तो जितना ज्यादा एक्सप्रेस रहेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतने डिस्प्यूट के चांसेस कम होंगे। अच्छा एक मुझे बात बताइए, आप हो सकता है सोच रहे हो और अगर नहीं भी तो सोचिए इस बारे में कि जैसे अभी ड्राफ्टिंग आप पढ़ते हैं ग्रुप 1 में, मैं आपको बताऊं कि ड्राफ्टिंग में जब आप डीड्स लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो मैं उस डीड्स को रिव्यू भी करता हूं। मैं आपको बता दूं उसमें देर हो सकती है थोड़ी सी, बट मैं उसको रिव्यू करके बच्चों को बताता हूं कि भाई ये सही नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हो तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। अब ये बात मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे समझाया है मेथड लिखने का, जिससे कि आपको रटना नहीं है ड्राफ्टिंग, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे लिखना है। तो उसमें आप देखेंगे मैंने बहुत बार समझाया है कि डिस्प्यूट का पॉइंट ऐसे लिखेंगे, और डिस्प्यूट का पॉइंट हर जगह में लिखना होता है। अब सवाल करिए अपने आप से या सोचिए इस बारे में कि क्यों हम डिस्प्यूट का पॉइंट लिखते हैं। हम तो सारी बातें लिख रहे हैं ना, बट हमें नहीं पता। द आंसर इज कि हमें नहीं पता कि किस वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। अब अग्रीमेंट बनते हैं 5-5, 10-10, 15-20 कितने ही पेजेस के हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बट फिर भी बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। अगर ऐसा ही था कि डिस्प्यूट मतलब ज्यादा पेजेस भरने से डिस्प्यूट नहीं होता, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को कोर्ट में ले जाती हैं।
सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि लिखनी चाहिए बट नहीं लिखी गई तो क्लियरली नहीं लिखी गई। तो इन सब चीजों का एज अ ड्राफ्टमैन, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जो आपकी प्राइमरी स्किल होनी चाहिए टू ड्राफ्ट द थिंग्स, चाहे वो ईमेल हो चाहे लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद लिखा गया है रेजोल्यूशन प्लान शैल डेमोन्स्ट्रेट दैट इट एड्रेस द कॉज ऑफ डिफॉल्ट, इट इज feasible and viable, it has a provision for effective implementation, the resolution applicant has the capacity to implement the resolution plan। तो रेजोल्यूशन प्लान के तौर पे अगर हम बात करें तो उसके अंदर अपने आप में ये सब पॉइंट्स का जवाब होना चाहिए कि वो वाइबल है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसकी मैंने लास्ट क्लास में भी बात कही थी, अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। देखिए, क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि अब ऐसे समझो, मैं ये नहीं कहता कि हमें विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, या किसी को लेट डाउन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट एक जनरल एग्जांपल अगर मैं दूं, आखिरी 2020 का मैच चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आखिरी बॉल पे या कुछ आखिरी के जो ओवर्स बचे हैं उसमें काफी हाई स्कोर चाहिए, तो अगर कोई ऐसा बैट्समैन सामने आया है, जो ऐसा बैट्समैन है जो खेल रहा है, जो बड़ा डिफेंसिव है, बहुत धीरे धीरे खेलता है, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है बेसिकली, वो 2020 के अटैकिंग चीज जो है वो मुश्किल से ही कर पाता है, कर तो सकता है बट मुश्किल होती है उसको ये। तो आई थिंक ये अपने आप में एक आंसर इस चीज का है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ठीक है जी मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे जेड इन्वेस्ट की बात करी, और मैं रेडी हूँ, मैं इस कॉर्पोरेट डेटर को टेकअप करना चाहता हूँ या व्हाटएवर पैसा लगाना चाहता हूँ इसके अंदर, कह देने से तो कुछ नहीं होता। और इवन चलिए मैं एक स्टेप आगे भी चला जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कह दिया और जो कहा था वो कर भी दिया, कहा था मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, चलो ऐसे मान लो, 100 करोड़ रुपए दे भी दिए, बट उतने से भी तो कुछ नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये भी तो देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन भी सही से हो। पैसे तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत देती है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कितने करोड़ों रुपए का पैकेज जाता है, मिलता है क्या सबको? द आंसर इज नो, बिकॉज बीच का जो हिसाब है वो इतना गड़बड़ है कि ग्राउंड लेवल तक आते आते कुछ बचता नहीं। सो हमें राइट एट द वेरी स्टार्ट टिल द एंड एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड, जो भी हम प्लान बनाए फुल प्रूफ होना चाहिए। सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के बारे में बात करें तो लिखा है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू सबमिट each resolution plans which confirm the criteria to the COC who shall approve a resolution plan by a vote, जैसे कि मैंने कहा, of not less than 66% of the voting share of the financial creditors after considering the feasibility, viability, यानी practical है भी या नहीं है, and such other requirements as prescribed by IBPI. Once the resolution plan is approved by COC, it is then presented to the authority for the approval. अब आप देखिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी तो ये बात बड़ी क्लियरली सामने आई थी कि एक समय ऐसा था जब IBC आया था कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। मतलब इस बात की कि जितने भी उसके पास रेजोल्यूशन प्लान आते थे, जितने भी रेजोल्यूशन प्लान आते थे, किसको? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो सारे के सारे रेजोल्यूशन प्लान COC को देने होते थे, भेजने होते थे, फॉरवर्ड करने होते थे। पर हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं कि ये बात हमने पढ़ी और समझी कि अब जब IBC में अमेंडमेंट्स आ चुके हैं तो उसमें अब ये साफ साफ लिखा है कि कुछ क्राइटेरिया सेटअप किए जा सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने MS Excel का फिल्टर जैसे वर्ड का एग्जाम्पल का यूज किया था और MS Excel के बारे में थोड़ी सी बातचीत भी करी थी। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि फिल्ट्रेशन लग सकता है, जैसे कि क्या कि COC ने ये तय कर लिया और रेजोल्यूशन जो अपना प्रोफेशनल है उसको बता दिया कि भाई उसी बंदे का, उसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का प्लान, रेजोल्यूशन प्लान COC को भेजे जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ हो, है ना, जिसको कम से कम जो है इतनी होल्डिंग हो उसकी या इतनी सब्सिडरी हो, मतलब कोई भी क्राइटेरिया सेटअप किया जा सकता है। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी क्राइटेरिया विच लिखा है ना, देखो विच कंफर्म्स द क्राइटेरिया, क्योंकि IBPI की तरफ से कोई क्राइटेरिया लेट डाउन नहीं किया गया है, क्योंकि एक बड़ा इंडिविजुअल मैटर है कि कॉर्पोरेट डेटर जो है उसकी सिचुएशन क्या है। अब हर पेशेंट के लिए एक दवाई तो नहीं हो सकती ना, सबको डिपेंड करेगा दिक्कत क्या है और उसके बेसिस पे जो डॉक्टर है वो दवाई देगा। फिजिशियन होता है वो तो देखो हर चीज का हिसाब किताब कर सकता है, बट जब उससे बात नहीं बनती तो हम कहाँ जाते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बिकॉज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बिकॉज वो शायद उस चीज को इजिली आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है जो भी दिक्कत है। तो उन्होंने भी यहाँ पे यही कहा कि एक
हमें ये मेक श्योर करना होगा कि भाई जो भी सीओसी की गाइडलाइंस है जो उन्होंने बताया है, चाहे एक्सपीरियंस है चाहे और जो कुछ है, उसके बेसिस पे ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सीओसी को दें। उसके बेसिस पे ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दें और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उन प्लान्स को सीओसी तक पहुंचाए। अगर कोई ऐसे प्लान्स हैं जो कि मैं यूँ कह दूं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि ये क्राइटेरिया नहीं मीट आउट कर पा रहे या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिना किसी से पूछे उन प्लान्स को आउटराइटली खुद ही रिजेक्ट कर सकता है। एक बार जो भी चीज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सीओसी को भेजी है, अगर सीओसी उसको अप्रूव कर देते हैं तो द नेक्स्ट हर्डल इज द अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी, और अगर एनसीएलटी से अप्रूवल मिल जाता है तो वो चीज आगे बढ़ सकती है। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो लिखा है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन each resolution plan received by him to confirm that each resolution plan। अब अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स आएंगे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर समझाया भी, ऐसा नहीं है कि बस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने देखना है कि हाँ भाई ठीक है लोगों ने रेजोल्यूशन प्लान दिया तो चलो सीओसी को आगे बढ़ा दो। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो मीट आउट करते हैं नहीं, ये तो देखा ही जाएगा, बट उसके साथ साथ इन जनरल भी उन प्लान्स को समझने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जैसे कि बात हम करते हैं या वर्ड्स यूज करते हैं, कहते हैं कि वायबिलिटी है, फीसिबल है या नहीं है, आइए देखते हैं। So the resolution professional shall examine each plan received by him to confirm the following: that provides for the payment of insolvency process cost in a manner specified by the board in priority to the payment of the other debts of the corporate debtor, provides for the management of the affairs of the corporate debtor after the approval of the resolution plan। So सबसे पहला है provides for the payment of the insolvency process cost in the manner specified by the board। तो आप जानते हैं कि एक सेट पैटर्न है, हमारी प्रीवियस क्लासेस में बात हो चुकी है कि जब हम बात करते हैं पेमेंट के प्रायोरिटी की, तो उसका एक सेट पैटर्न है कि सबसे पहले किसके पैसे दिए जाएंगे। तो आपको याद होगा हमने बात करी थी कि जो इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के फीस के पैसे हैं, या यूँ कह दीजिए अगर इंटरिम फाइनेंस रेज किया है या इंटरिम फाइनेंस रेज करने की अगर कोई कॉस्ट आई है, वो सबसे पहले रिकवर करा जाएगा। फाइनेंशियल ऑपरेशन ये सब इसके बाद की बातें हैं, गवर्नमेंट का स्टेक, शेयर होल्डर्स का स्टेक, सब बाद में आएगा। सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले जो रेजोल्यूशन की कॉस्ट है, इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है, वो रिकवरी करी जाएगी। तो जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है, क्या उसमें इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया है, और कुछ ऐसी चीजें फॉर श्योर आप जानते हैं होती हैं हर जगह जहाँ पर डिस्क्रिशन चल सकती है कि आप क्या करें और क्या ना करें। बट अगर जो ऑर्डर है पेमेंट का वो आईबीपीआई की तरफ से अप्रूव्ड है तो उसमें हम कुछ चेंजेस, आईबीसी में वो मेंशन है तो उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो क्या उसी ऑर्डर के बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान बनाया है? अगर नहीं बनाया तो उसको तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जो लॉ के अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायरस है, उस चीज को तो हम मान ही नहीं सकते। Provides for the management of the affairs of the corporate debtor after approval of the resolution plan। Provides for the management of the affairs of the corporate debtor। अब जैसे कि ऊपर बात करें कि एक बार जो रेजोल्यूशन प्लान है ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो कॉर्पोरेट डेटर को कौन मैनेज करेगा? क्या कॉर्पोरेट डेटर का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, जो मैंने ऊपर भी कहा, क्या वही मैनेज करेगा कॉर्पोरेट डेटर को, या इज इट द फैक्ट कि भाई कोई नया आ जाएगा, या यूँ कह दीजिए जो कंपनी है, जो इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहा है वही मैनेज करेगा? इन सब चीजों के बारे में हमें क्लैरिटी लानी होगी। द इम्प्लीमेंटेशन एंड द सुपरविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान does not contravene any of the provision of the law for the time being in force conform to the other requirement as specified by the board। तो इम्प्लीमेंटेशन और सुपरविजन की बात ऊपर हो चुकी है कि जैसा दिखता है वैसा होना भी चाहिए, ये नहीं कि दिखने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। और जितने भी इसके अलावा, ये बड़ी जनरल सी बातें हैं, बट इसके अलावा अगर कोई भी और जो चीज है जो लॉ में मैंडेटरी कही गई है आईबीपीआई की तरफ से या आईबीसी की तरफ से, आईबीसी के जो अमेंडमेंट्स है उनकी तरफ से मैंडेटरी कही गई है, वो भी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हम मे और शैल के बीच में यहाँ पे इस स्टेज में आके फर्क बताना मुझे सही नहीं लगेगा, आप जानते हैं इसके बारे में। तो जो मे वाली बात है अगर बात कर लें उसके बारे में, तो वो डिस्क्रिशन है, जबकि शैल इट इज कंपलसरी। तो कंपलसरी चीजों को कोई भी ओवर रूल या ओवरराइड नहीं कर सकता, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द सीओसी, तो क्या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मीटिंग अटेंड कर सकता है? बिल्कुल। जिस मीटिंग में उस
रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के दिए हुए रेजोल्यूशन प्लान के बारे में बातचीत होनी है, वो मीटिंग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अटेंड कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता ऑब्वियसली। The resolution applicant may attend the meeting of the committee of creditors in which resolution plan of the applicant is considered, provided the resolution applicant shall not have the right to vote at the meeting of the committee of creditors। तो बड़े शौक से जो resolution applicant है वो आ सकता है मीटिंग में, COC की मीटिंग में, जहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो बातचीत करेंगे कि कैसे ये चीज़ सही है या कैसे ये नहीं सही है, और शायद मीटिंग के कंक्लूजन के तौर पे फाइनलाइज हो जाए कि रेजोल्यूशन प्लान जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने दिया है वो अप्रूव होगा या नहीं। तो आ सकता है, सुन सकता है कि क्या बात हो रही है क्या नहीं है। ये नहीं कि उसको आना ही आना है, और ये भी नहीं है कि नहीं आओ, मना नहीं है, मे का वर्ड है, तो जैसे कि मैंने कहा आ सकता है वो। पर ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि जिसने रेजोल्यूशन प्लान दिया है वो कैसे वोट कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसका वोट नहीं काउंट होगा, वो वोट नहीं कर सकते। Submission of the approved plan, लिखा है the resolution profession shall submit their resolution plan as approved by the COC to the adjudicating authority। तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान, जैसे कि बात हमारी पहले भी हुई है, एक बार COC ने अप्रूव कर दिया अपनी मीटिंग में, उसके बाद ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच इज NCLT के पास भेजा जा सकता है। अब देखिए NCLT के पास कुछ खास वजह नहीं है उस प्लान को रिजेक्ट करने की। हमने पहले भी अलग अलग जगहों पे आपसे बात करी और समझाया कि NCLT इस प्रोसेस में रोड ब्लॉक का काम नहीं करेगा, वो इस प्रोसेस को और स्मूथ और इजी बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर NCLT प्लान इतना मेहनत करने के बाद अगर ये हुआ कि ठीक है NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया, तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। और फिर कहीं ना कहीं जो इंसॉल्वेंसी की तरफ से केस डिसाइड होना था या IBC की तरफ से होना था, वो तो हो नहीं पाया ना फिर। तो ये तो होगा, ये तो फिगर्स में आएगा, स्टैट्स में आएगा कि केस स्टार्ट हुआ था, बट ये नहीं आ पाएगा कि खत्म हो गया था, बिकॉज वो तो रिजेक्ट हो गया फिर उसमें। तो NCLT, जैसे कि मैंने बात करी थी पहले, आपको समझाया था, जैसे क्रिकेट में एक एम्पायर होता है, याद है वो एग्जाम्पल। तो ये नहीं कहेगा कि भाई इस पे 6 मारो, इस पे 4 मारो, या वहां पे आप जाओ खड़े हो जाओ, या फील्डिंग करो, या स्पिनर करो, या ये बैट्समैन लाओ। वो देखेगा जो भी कुछ हो रहा है, और जो लीगली जो रूल्स हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन देगा। तो NCLT को लगता है कि ठीक है प्लान वायबल है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इट विल गिव अ गो अहेड, अगर नहीं तो मना कर देगा। अप्रूवल बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Section 31, subsection 1 provides that if the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan as approved by the COC meets the requirement, it shall by order approve the resolution plan। Such resolution plan shall be binding on the corporate debtors, its employees, members, creditors, central government, any state government or local authority to whom a debt in respect of the payment of dues arising under any law for the time being enforced। तो अगर हम बात करें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT की, तो अगर NCLT सेटिस्फाइड है कि सब कुछ सही है, जो लॉज है, जो क्राइटेरिया है, जो पेमेंट मेथड की प्रायोरिटी है, जो ऊपर हमने बात करी, तो सब कुछ मीट आउट होती है, तो फिर NCLT उस चीज़ को अप्रूव कर देगा। और NCLT के अप्रूवल का आप ये मतलब निकालिए कि फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो कॉर्पोरेट डेटर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोई किसी तरीके से पैसे लेने हैं उस कॉर्पोरेट डेटर से, वो या उस कॉर्पोरेट डेटर में वो काम करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता, ऊपर हम बात करके आए हैं कि कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट अब आने वाले समय में किसके हाथ में रहेगा और कैसे चलेगा, ये रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होगा। तो एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया, तो जो भी उसके अंदर चीजें लिखी हैं वो सिर्फ एक पे नहीं, सब पे एप्लीकेबल होंगी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने पैसा दिया हो या ना दिया हो, which can also be called as stakeholders। The newly added provision provides that adjudicating authority before passing an order for approval of the plan shall satisfy the plan has provision for the effective implementation। तो ये हमें देखना होगा, जो बात मैं आपसे कहता भी आ रहा हूँ कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT इन दिस केस वो देख के ही अप्रूव करेगा कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी हमें अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे एक एज होती है और वो सब पे आती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बट बाद में हमें ऐसा लगता है शायद कि जो हमने सोचा था उन चीज़ों के बारे में मे बी वैसा नहीं है, या बताया कुछ गया था, है कुछ और वो चीज़ ना हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाने के बाद NCLT पहुँचे। अगर आप सोचिए, चलिए हम 270 नहीं 180 दिन भी लेते हैं, तो 6 महीने इस कार्रवाई में लगे, खर्चा भी आया होगा,
तो अगर फिर भी कोई नतीजा ना निकल पाए इतना सब कुछ प्रोसेस करने के बाद और बाकी सब चीज़ें करने के बाद, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि फिर ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस किस काम का, एनसीएलटी का रोल किस काम का। तो एनसीएलटी को सिर्फ हाँ ही नहीं बोलना, हमेशा ना भी नहीं बोलना, बट उसको सिचुएशन वाइज जो है वो फैसले लेने। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल, अगर सेक्शन 31 मतलब अगर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया तब क्या होगा। तो सेक्शन 31 प्रोवाइड्स दैट इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल, द मॉनिटरियम यानी जो स्टे ऑर्डर्स था पास बाय द अथॉरिटी शैल सीज टू हैव इफेक्ट, अब वो खत्म हो जाएगा। The resolution professional shall forward all records relating to the conduct of the corporate insolvency process and resolution plan to the board to be recorded in the database. तो दो चीजें होंगी। अब एक तरीके से रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया तो फिर मॉनिटरियम मतलब जो अभी तक स्टे लगाया हुआ था कि इस कंपनी पे कोई केस नहीं फाइल कर सकता, ये कंपनी को कोई एसेट बेच नहीं सकता या ये अपने एसेट्स किसी को नहीं बेच सकती, और न जाने जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है मोर देन लाइकली वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के हाथ में आ जाएगा। और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को चाहिए कि वो उसी तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ाए जो उसने रेजोल्यूशन प्लान में बातचीत करी हुई है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब ये सब कुछ हो गया तो आईबीबीआई क्या स्टैट्स जनरेट करता है कि कितने केस आए, कितने उसमें सॉर्ट आउट हुए, कितने ऑप्ट आउट हो गए, बाहर चले गए, कितनों के खिलाफ अपील फाइल हुई, नीचे भी पढ़ेंगे। तो वो रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन की जाए, केस स्टडीज जो है वो बनाई जा सके, इसलिए जो जो हुआ इस केस के दौरान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आईबीबीआई यानी बोर्ड को सबमिट करें। नीचे जब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो उसका नाम है सिक्योरिंग नेसेसरी अप्रूवल द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट 2018। तो यहाँ पे कहा गया वेयर द रेजोल्यूशन प्लान कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर कॉम्बिनेशन, सुना है कॉम्बिनेशन का नाम, अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द सीसीआई under the act prior to the approval of such resolution by the committee of creditors। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये जो यहाँ पे लिखा है पहले वो बता देता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो भी रेजोल्यूशन प्लान दिया है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो भी रेजोल्यूशन प्लान दिया है उसका कुछ कनेक्शन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन कॉम्पिटिशन एक्ट के प्रोविजंस के बारे में है। कॉम्बिनेशन के बारे में आप जानते हैं कि हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी डील एंटी कॉम्पिटिटिव ना हो जाए, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया है जहां पे कॉम्बिनेशन यानी जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसके इफेक्ट नेगेटिव है, यानी वो जो लोग जो मार्केट है उसमें रादर देन कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, कंपटीशन और कम होगा, जो कंज्यूमरिज्म है वो ज्यादा सफर करेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें एक बार सीसीआई से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। बट अदर देन दैट अगर मैं आपको समझाऊं इन जनरल तो ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान में ऐसे अप्रूवल्स की बात करी गई है जो किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड अथॉरिटी से लेना है, तो वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर वो अप्रूवल लेने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे सीसीआई को लेके कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा है, पर इन जनरल अगर मैं बात करूं कि कहीं भी किसी भी और अथॉरिटी से, अब जैसे आप कह सकते हैं सर किसी और क्या, अब मैं ट्राई का नाम ले सकता हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA का नाम ले सकता हूँ, डिपेंड करता है ना कि भाई एंटिटी जो हो रहा है वो कौन सी एंटिटी के साथ, कॉर्पोरेट डेटर जो है वो कौन सी एंटिटी है, क्या पता वो इंश्योरेंस की कोई कंपनी हो, या भी आपने जेट एयरवेज की बात करी वहां पे कॉम्बिनेशन, सीसीआई, एविएशन इंडस्ट्री, ये सब चीजें के अप्रूवल्स भी आ सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जो आईबीसी में आप कर रहे हैं दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके अलावा इसके ओवर एंड अबव भी कुछ चीजें हो सकती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। सो वी हैव टू गेट दोज अप्रूवल्स एज वेल, नॉट ओनली जस्ट द आईबीसी बट द अदर अप्रूवल्स एज वेल। तो आखिरी टॉपिक बस देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। मैटर्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द measures required for the implementation of resolution plan. A resolution plan shall provide for the measures as may be necessary for insolvency resolution of the corporate debtor for maximization of its value of the assets, including but not limited to the following. अब हम यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाऊं कि हम क्या बात करने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि जो रेजोल्यूशन प्लान होगा वो क्या है, वो बेसिकली एक रास्ता है कॉर्पोरेट डेटर को उसकी इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालने का।
तो उस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर डिटेल तो बहुत कुछ हो सकती है, बट जनरली क्या क्या लिखा हो सकता है, क्या क्या रिकमेंडेड हो सकता है कि रेजोल्यूशन प्लान में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने कहा है कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, तो कॉर्पोरेट डेटर जो है वो अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएगा। वो क्या होगा, तो लिखा है सेल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट्स वेदर सब्जेक्ट टू एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट। तो क्या लिखा है, सेल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट्स। हो सकता है कहा जाए कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं इन जनरल जो कॉर्पोरेट डेटर के पास हैं और वो एक तरीके के एसेट्स तो हैं बट उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम सुना है आपने, तो उसमें जैसे आप इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करते हैं, या चलिए पेटेंट के बारे में आप बात करते हैं, या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और बहुत सारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन है, बहुत सारी चीजें आईपीआर के अंदर। तो कंपनी के पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, बहुत सारे मतलब 5-10 भी हैं तो बहुत सारे कहेंगे, क्योंकि एक पेटेंट बनाने में काफी समय लगता है। पर आज की डेट में अगर देखें तो वो कोई भी, जितने भी पेटेंट है, भले 5 है 10 है 20, उनमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा, बट कंपनी रेगुलरली उनकी लाइसेंस फीस दे रही है। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर हम उसको ना यूज कर रहे हैं और ना ही फ्यूचर में कुछ प्रोटेक्शन है उसको यूज करने की, सो लेट्स सेल इट ऑफ, बिकॉज कहीं ना कहीं उससे कुछ हमारा रेवेन्यू आएगा और आने वाले समय में बचेगा भी, बचेगा इसलिए क्योंकि हमें रिन्यूअल फीस बचेगी उसकी। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है इसको आप बेच सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहां पे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जो चार्जेस हैं जो क्रिएट हुए हैं, हो सकता है ऐसा लगने लगे कि नहीं भाई ये जो चार्ज है इसको मॉडिफाई करा जाए, इसके टर्म्स जो हैं वो बड़े कॉर्पोरेट डेटर ने जो पैसा किसी बैंक से लिया था उसके टर्म्स बहुत ज्यादा हार्श हैं, तो इसको थोड़ा लाइट किया जाए, इसके बारे में बैंक से बात करी जाए, दैट इज मॉडिफिकेशन। यहाँ पे लगता है कि अगर नहीं हो पा रहा वैसे तो चलो पैसे देके एटलीस्ट इसको खत्म किया जाए, बिकॉज ये एक लायबिलिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करती है उसका एक हैवी पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में किसी को दिया जाता है, तो वो चीजें हम पहले खत्म करें या वो चीजें वाइप आउट करें, ये भी कर सकते हैं। रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को समझा दें कि देखिए सर पोजीशन अच्छी नहीं है कंपनी की, तो मैक्सिमम आज की डेट में हम आपको इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा की आप उम्मीद ना करें, ये उन्हें बता सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द मैच्योरिटी डेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, सो जो पैसा शायद हमें 1 साल में देना था हम कह सकते हैं कि हम 2 साल में दे पाएंगे, इंटरेस्ट जो 6% था शायद उसको हम 5% या 4 भी कर सकते हैं। पर ये हमें समझना है कि ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये एक कॉन्सेंस या आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसेंट का मामला है और उसी से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिकॉज आप कहते रहे, क्रेडिटर्स कह नहीं जी हम नहीं मानेंगे, अब वो कहते हैं हमारे पास वो मतलब रेजोल्यूशन प्लान में लिखा है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे लगता है फिर आप क्या करेंगे, क्रेडिटर होने के नाते आप कहाँ जाएंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में आप जानते ही हैं क्या होगा, सालों साल केस चलेगा। अब उसके बाद कोर्ट किस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि अगर कंपनी के पास पैसा है तो ही तो दे पाएगा, तो समझदारी इसी में ही है, मैं तो ये समझता हूँ, बाकी अपने अपने पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा कि आप सिचुएशन के बेसिस पे कॉल लीजिए, एडमिनेंट मत हो जाइए कि नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा, सिचुएशन वाइज कॉल आप लें तो ज्यादा अच्छा है। Change in portfolio of goods or service produced or rendered by the corporate debtor, पहले जो सामान बनाता था अब उसको चेंज करने की लाइन जो है उसको चेंज कर देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को चेंज कर देना चाहिए, और जो भी अप्रूवल्स वगैरह हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एज रिक्वायर्ड भी हमें लेने होंगे अगर रेजोल्यूशन प्लान में इसके बारे में बात करी गई है। तो चलिए इस पार्ट को यानी पार्ट सेकंड को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और जब मैं आपसे थर्ड पार्ट में मिलूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस चैप्टर, आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी हाउ वी गो, बिकॉज अब जो थर्ड पार्ट है उसका काफी मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो केस स्टडीज के ऊपर होगा जो इस चैप्टर के अंदर है, तो वो केस स्टडीज हम लोग बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं मैं जो भी चीजें समझाता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने वर्ड्स में अगर आप नोट्स बना के लिखना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल्स तो आपने लिखने ही लिखने हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और I'll see you again in the part number 3. Till then, take care of yourself, do whatever you want to for CS Executive and CS Professional with the widest module coverage in all subjects, Shantanu Bhandari classes. Thank you.